लास्ट में क्या किया था? हाँ, तो प्रकाश संश्लेषण का वैसे तो बेसिक क्वेश्चन आता है, लेकिन पौधे पे दे देता है जो फोटोसिंथेसिस है। जैसे मैंने बताया था आपको कि फोटोसिंथेसिस के टाइप कितने थे? 2। एक थी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और दूसरी कौन सी बताई है? प्रकाशहीन। एक थी प्रकाश रासायनिक और एक थी रासायनिक प्रकाशहीन। यानी एक तो बिना प्रकाश के होती है और एक क्या होती है? प्रकाश के साथ। अब बात आए कि जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है इसमें क्या होता है। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि आपके पास प्रकाश की उपस्थिति में होती है। ये बात हमने पढ़ दी थी कि ये वाली अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था कि क्लोरोफिल के किस भाग में होती है, ये भी बता दिया था। तो क्लोरोफिल के किस भाग में होती है? अपने ग्रेना। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि फोटोसिंथेटिक प्रोसेस विच अकर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट दैट बी कैरिड इन क्लोरोफिल एट विच साइट। तो वो साइट कौन सी होती है? उसकी ग्रेना होती है। तो ग्रेना साइट पे ये कंप्लीट होती है। अब आपके पास इसके चक्कर कितने होते हैं और इस प्रोसेस का नाम क्या है? तो आपको नंबर 3 बताया था। इसको हम कौन सी प्रोसेस के नाम से जानते हैं? हिल रिएक्शन के नाम से। हिल रिएक्शन कहा जाता है किसको? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को। इसके बाद हमारे पास पूछा जाए इसके प्रक्रम कितने हैं, यानी इसके प्रक्रम, इसकी प्रोसेस कितनी है? तो 2, नंबर 1 और नंबर 2। कहा क्या जाता है? इसको ऐसे लिखा जाता है प्रकाश प्रक्रम 1, यानी फोटोसिंथेटिक प्रोसेस फर्स्ट। और दूसरा होता है प्रकाश प्रक्रम द्वितीय, यानी फोटोसिंथेटिक प्रोसेस सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में होती है। यानी प्राइमरी और सेकेंडरी होने का मतलब है इनके सेंटर अलग अलग होते हैं। इसका केंद्र क्या होगा और इसका नाम क्या होगा? इसका केंद्र यानी सेंटर क्या होगा और प्रोसेस का नाम क्या होगा? एक होती है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी फॉस्फोरिलेशन जो होती है वो आपके पास केंद्र कौन से में होती है? तो वो होती है P700। और जो आपकी प्रोसेस सेकंड है इसके लिए जो सेंटर होता है वो होता है P680। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके पास प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रक्रम 1 होता है उसका केंद्र क्या होता है और जो प्रक्रम द्वितीय होता है उसका केंद्र क्या होता है? इनको 2 नाम से और जाना जाता है। केंद्र तो ये कह दिया, प्रक्रम ये कह दिया, तो इसको कहते क्या हैं? चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण। चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण कहा जाता है प्रकाश क्रम 1 को, और 2 को क्या कहा जाता है? अचक्रीय। और पीछे नाम वही रहेगा, फॉस्फोरिलीकरण। तो आपसे यह पूछा जाता है कि साइक्लिक यानी चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण का केंद्र क्या होता है? यूं क्वेश्चन आता है। ज्यादातर तो ये क्वेश्चन टेट के एग्जाम में आता है, यानी जो टीचर के एग्जाम होते हैं। और HSC भी दे देती है। HSC इनके सीधे टैग करती है। सीधे टैग कैसे करती है? यूं आता है कि प्रकाश प्रक्रम 1 का केंद्र क्या होता है, प्रकाश प्रक्रम द्वितीय का केंद्र क्या होता है। ये होते हैं आपके पास P700 और क्या याद रखना है? P680। अब बात आती है चक्रीय का केंद्र क्या होता है और अचक्रीय का केंद्र क्या होता है। तो चक्रीय का फिर से केंद्र क्या आपका? P700। अचक्रीय का केंद्र क्या है? P680। अब कहता है दोनों को मिला दें तो इसका नाम क्या बन जाता है? तो इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? जेड स्कीम कहा जाता है। लिख लो।
कि प्रकाश प्रक्रम 1 और प्रकाश प्रक्रम 2 को अगर हम संपूर्ण रूप से जाने तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम जेड स्कीम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जेड स्कीम में कितने प्रक्रम होते हैं, तो जेड स्कीम में कितने प्रक्रम आते हैं, 2। यूं भी पूछ सकता है कि जेड स्कीम कैसी होने वाली प्रकाश संश्लेषण है, तो ये प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली प्रकाश संश्लेषण है। एक ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जेड स्कीम आपके क्लोरोफिल के कौन से हिस्से में अक्कर करती है, तो कौन सी जगह अक्कर करती है, घरेना में। या यूं आ सकता है कि जेड स्कीम कौन सी अभिक्रिया है, तो कौन सी अभिक्रिया आपकी हिल रिएक्शन है, ये पूछा जा सकता है। अब बात आती है कि इसमें होता क्या है, तो इसमें आपके पास अपघटन यानी टूटना होता है। किसका टूटना होता है, लिखवाया था मैंने, पानी का। तो यही बात आती है कि जो जेड स्कीम में जो क्रिया होती है वो किसके लिए होती है, तो जेड स्कीम में पानी, या ऑब्लिक लगा के लिख सकते हो आप, जल का क्या होता है, अपघटन होता है। एक होता है अपचयन और एक होता है अपघटन, दोनों में अंतर है, याद रखना। अपघटन का मतलब क्या होता है, टूटना, डिकम्पोज होना। इसमें जो चीज टूटती है वो पानी टूटता है, और पानी जब टूटता है तो वो क्या पैदा करता है, तो याद रखना पानी हमेशा 2 आयन पैदा करता है, H धनात्मक और OH ऋणात्मक। याद रखना पानी जब भी टूटता है, ये बेसिक नॉलेज है 10th क्लास की, कि पानी को आप अच्छे से जानते हो, एक तरह से उभयधर्मी विलायक है ये, यानी एक सॉल्वेंट है, और सबसे अच्छा सॉल्वेंट है वर्ल्ड का नहीं, यूनिवर्स का, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड का सबसे अच्छा विलायक माना जाता है तो पानी माना जाता है। पानी टूटता कैसे, ये जरूर याद रखना, H धनात्मक और क्या देता है, OH ऋणात्मक। अब इसमें अपघटन होने के बाद जो आपको प्राप्त होता है वो क्या होता है, वो याद रखना है। प्राप्त क्या होता है, तो जो चीज प्राप्त होने वाली होती है, एक तो होती है ऑक्सीजन, यहां से जो चीज प्राप्त होगी वो क्या होगी, ऑक्सीजन। उसके अलावा और भी चीज प्राप्त होती है, वो क्या चीज प्राप्त होती है, आपको ये याद रखना है, ऊर्जा। तो ऊर्जा के रूप में मुख्य तौर पे क्या मिलता है, तो ऊर्जा के तौर पे मुख्य तौर पे नंबर 1 सबसे छोटी यूनिट मिलती है क्या, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और जो हाइड्रोजन को संलग्न करने वाली चीज है वो भी मिलती है NADP, और इसके साथ संलग्न कौन होता है, तो याद रखना आप क्या संलग्न होता है, हाइड्रोजन। तो यानी जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जाती है हटके, तो वो किसके साथ जाती है, NADP के साथ जाती है। तो NADP क्या होता है, निकोटिनेमाइड, इसका नाम लिख लेना, निकोटिनेमाइड, निकोटिनेमाइड, एडेनिन, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, और P का मतलब होता है फॉस्फेट। ये इस भाई साहब का नाम है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि NADP की फुल फॉर्म बताइए, तो NADP में A क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि NADP में ये जो चीज है ये क्या होती है, एडेनिन, और जो ATP की फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो भी याद रखनी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पक्का रखो, ATP अपने आप में क्या कही जाती है, ये भी याद रखना, कोशिकीय सतर, कोशिकीय सतर की ऊर्जा की इकाई। तो कोशिकीय सतर में ऊर्जा की जो इकाई होती है वो कौन सी होती है, तो वो आपने याद रखना है, ATP होती है। ये बहुत बार क्वेश्चन राइज हो चुका है कि ATP कौन सी इकाई मानी जाती है, तो कोशिकीय सतर का मतलब होता है सेलुलर लेवल की जो एनर्जी की यूनिट होती है। तो ये भी इस तरीके से भी पढ़ा जाता है कि कोशिका की ऊर्जा की माचिस की तिल्ली किसे कहा जाता है, या जैविक सतर पर माचिस की तिल्ली किसे कहा जाता है, तो ATP को ही कहा जाता है, याद रखना। उसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास क्रिया कौन सी आती है, वो आती है प्रकाशहीन। अब बात आती है रासायनिक प्रकाशहीन। तो रासायनिक जो प्रकाशहीन है इसमें क्या होता है और ये होती कहाँ है, यानी इसे हम एक नाम और दे सकते हैं अप्रकाशीय
प्रकाश संश्लेषण, अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण क्रिया कौन सी होती है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपके पास आपको बताया था किस नाम से लिखी जाती है, डार्क रिएक्शन। अंधकार अभिक्रिया किसे कहा जाता है, इसी को ही कहा जाता है। यानी कैसे संपन्न होती है, बिना प्रकाश के। तो ये किस में हो रही है, अंधेरे में। तो अंधेरे में होने वाली क्रिया है। अंधेरे में होने वाली क्रिया क्लोरोफिल की कौन सी साइट पे होती है? इंपॉर्टेंट बात यह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल के किस भाग पर संपन्न होती है। तो बताया था आपको कौन से भाग पे संपन्न होती है, स्ट्रोमा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पीठिका। याद रखना, स्ट्रोमा के लिए वर्ड लगता है हिंदी का कौन सा, पीठिका। अब स्ट्रोमा में जब ये कंप्लीट होती है तो यहाँ होता क्या है, जो ऊर्जा पीछे मिली थी, कौन सी ऊर्जा मिली थी, NADPH2 के रूप में और ATP के रूप में, वो ऊर्जा यहाँ काम करती है। और यहाँ करती किसके लिए है, कार्बन डाइऑक्साइड के बदलाव के लिए। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड किस में बदलती है, तो आपको उस दिन लिखवाया था कार्बन डाइऑक्साइड क्या देती है, शर्करा। और कार्बन डाइऑक्साइड का होता क्या है यहाँ पे, तो ये लिखवाया था मैंने, अपचयन। उपचयन तो होता है पानी का, और अपचयन किसका होता है आपके पास, CO2 का। तो यही क्वेश्चन आता है कि पानी हमें क्या देती है, अपघटित होने के बाद, उपचयन ऑक्सीडाइज होने के बाद, और रिड्यूस होने के बाद CO2 क्या देती है। तो CO2 के लिए प्रोसेस कौन सी इंपॉर्टेंट है, और H2O के लिए प्रोसेस कौन सी इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है इसमें हमारे पास कि जो प्रकाश रसायनहीन अभिक्रिया हो रही है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो वो मैंने बता दिया। जब अंधेरा है तो कैसा होता है, काला। काले के लिए वर्ड क्या लगता है, ब्लैक। तो ब्लैक अभिक्रिया भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट नाम पूछा जाता है। डार्क तो बहुत ही रेयर आता है, ब्लैक वर्ड आता है। तो ब्लैक अभिक्रिया या ब्लैक मैन प्रोसेस कहा जाता है। इसे याद रखना, दो नाम से जानी जाती है, ब्लैक मैन, इसी को ही कहा जाता है कि ब्लैक मैन फोटोसिंथेसिस विच अकर इन द प्लांट लीव्स क्लोरोफिल साइट बी विच प्रोसेस, तो विदाउट लाइट, जो बिना प्रकाश के हो रही है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इसमें मेन चीज होती है सिंथेसिस। और इसमें सिंथेसिस किसका होता है, वो आपको लिख दिया, शर्करा। और शर्करा के रूप में मिलता क्या है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। क्या चीज़ मिलती है इसमें, आपके पास कई तरह की क्या प्रोसेस है कि जब शर्करा प्योरली मिलती है तो वो आपके पास एक तो मिलती है C6H12 और O6। फिर ये तो है कि बिना किसी हलचल के, बिना किसी क्रिया के, बाधा के डायरेक्ट मिलता है क्या, ग्लूकोज। लेकिन अब इसमें क्या है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अलग से क्रिया करते हैं, उनको बांट दिया जाता है। तो बांटा जाता है, तो इस प्रक्रिया के आगे पौधों को श्रेणी में बांट दिया जाता है, C4, C3 और किस में आ जाते हैं, कैन। ये जो डायरेक्ट प्रोसेस हो रही है, जो 6 कार्बन वाले को छोड़ दें तो ये क्रिया और कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार से होती है। 3 प्रकार से जब बोली जाती है तो प्लांट रखे जाते हैं। एक प्लांट कौन सा होता है, C4 प्लांट। एक प्लांट कौन सा होता है, C3 प्लांट। और एक पौधे कैसे होते हैं, कैन। अब ये क्वेश्चन बड़ा खास है, इसमें पूछा जाता है C4 को क्या कहा जाता है। C4 जो पौधे होते हैं ये किस नाम से जाने जाते हैं, इनको कहा जाता है हैच स्लैक प्रोसेस। हैच स्लैक प्रोसेस या चक्कर वाले पौधे। C3 को क्या कहा जाता है, इसको लिखवाया था मैंने, केल्विन बेंसन चक्कर वाले पौधे। केल्विन बेंसन चक्कर वाले पौधे और हैच स्लैक चक्कर वाले पौधे। अब बात आती है कि इस टाइम कौन सी ऐसी फसल है जो C3 में बैठी है और C4 में बैठी है। C3 का मतलब क्या और C4 का मतलब क्या, लिखवाया था मैंने कि प्रकाश संश्लेषण में 4 कार्बन वाला यौगिक बनाना। वैसे ग्लूकोज कितने कार्बन वाला था, 6 वाला। तो ये कितने कार्बन वाला बनाता है, 4 कार्बन वाला यौगिक निर्मित करता है, जो आपके पास C4 चक्कर वाला पौधा होता है। और जो आपके पास C3 वाला होता है, ये आपके पास कितने कार्बन वाला बनाता है,
तीन कार्बन वाला यौगिक निर्माण करता है। अब C4 वाले को हम किस नाम से जानेंगे और C3 वाले के लिए यौगिक कौन सा होता है? तो ये हमारे पास जो ये होता है फॉस्फोग्लिसरिक, ये जो होता है ये होता है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। इसमें जो ऊर्जावान यौगिक बनता है वो बनता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और C4 क्या बनाती है? वो बनाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। याद रखना, C4 वाले बनाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये होता है। अब बात आती है कि C3 वाले पौधे कौन से हैं और C4 वाले कौन से हैं। अब जो मान लीजिए कोई कह दे कि इस मौसम में C3 वाला पौधा कौन सा है, इस मौसम में बोया जा रहा है चावल, तो चावल किस में आता है? C3 में, ठीक है। उसके अलावा सूरजमुखी, ये किसके हैं? हमारे C3 के, ठीक है। इसमें आ जाए ज्वार, ठीक है, और क्या आ जाए? गन्ना, और क्या आ जाए? मक्का, ये किस में आते हैं? आपके C4। अब बात आती है कैम वाले कौन से होते हैं। कैम का मतलब क्या होता है? कैम का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। कैम वाले पौधों को कहा क्या जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इन पौधों को याद कर लेना, मरुद विधि कहते हैं। मरुद विधि पौधे कौन से होते हैं? जो कैम प्रक्रिया करते हैं, ये मरुद विधि पादप होते हैं। इसका HSC का जब मेल कांस्टेबल का क्वेश्चन पेपर हुआ था, उसमें इनके क्वेश्चन जो भी आए थे वो स्टेटमेंट में आए थे। स्टेटमेंट लिखी आएगी, समझने में औखे हो जाएंगे। जैसे केल्विन का दे दिया, हैच स्लैक का दे दिया और कैम का दे दिया। तो कैम पौधे पूछे जाते हैं पहले नंबर पे, कैसे होते हैं? मरुद विधि। मरुद विधि का मतलब क्या होता है? कह दीजिए मरोड़े, तो बता सिंगे मरुद विधि पौधे कौन से होते हैं? लिखवाया था मैंने एक दिन जब मैं पढ़ा रहा था, क्या तुम्हें साइकस याद हो? जब मैंने तुम्हें नावर्त बीजी पढ़ाई थी तो नावर्त बीजियों में एक शब्द लिखा था कि ये दिखने में कैसे होते हैं? मरुद विधि होते हैं। उस टाइम मैंने एग्जाम्पल दिया था तुम्हें, कहाँ? गल्फ कंट्रीज का। गल्फ कंट्रीज किस इलाके में बैठे हैं? सूखे इलाके में। सूखे इलाके का मतलब कौन सा हिस्सा है? रेगिस्तान। रेगिस्तान का मतलब जहाँ पानी की क्या हो? बहुत ज़्यादा कमी, यानी शुष्क इलाके में। शुष्क इलाके वाले पौधे कौन से होते हैं? मरुद विधि होते हैं। तो मरुद विधि पौधे में एक आधे पौधे का नाम बताओ जो आपने अपनी नेकड आई से देखा हो, नंगी आंख से देखा हो, और जो हाइट में कम हो। कुछ हाइट में ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़्यादातर हाइट में कम मिलते हैं, ठीक है। और सड़कों किनारे मिलते हैं, और जिनकी पत्तियों पे कांटे होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? कैक्टस, ठीक है, नागफणी। तो नागफणी जो पौधे आते हैं, ये आपके प्रकाश संश्लेषण के चलते कैसे माने जाते हैं? तो कैम। कैम का मतलब क्या है? लिख लेना, क्रैस्युलिसिन एसिड मेटाबॉलिक। ये आपके पास क्रैस्युलिसिन मेटाबॉलिक प्लांट होते हैं। ये करते क्या हैं? ये दिन के समय वो काम नहीं करते जो बाकी पौधे करते हैं, और बाकी पौधे जो दिन के समय करते हैं वो ये रात को करते हैं। तो कहने का मतलब इनके चक्कर क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। तो यानी दिन के समय रंध्र क्या हो जाते हैं इनके? बंद। क्यों हो जाते हैं बंद? क्योंकि इन इलाकों में किसकी कमी है? पानी की कमी। तो यानी रंध्र बंद हुए, किसकी कमी से हुए? पानी की कमी से। तो यानी ये पानी की कमी से क्या करता है? पौधे को बचाता है। किस तरह से बचाता है? रंध्र को बंद करके। इसलिए ये जो प्रोसेस करता है प्रकाश संश्लेषण की, वो आपकी दिन में नहीं करता। कब करता है? रात को करता है। रात को रंध्र खुलते हैं इसके। तो इसलिए ये अपना भोजन जो तैयार करता है, ये क्या है? रात्रिचर। इसीलिए इनको रात्रिचर पादप कहा जाता है, कि रात्रिचर जो पादप होते हैं, जो रात को अपना माल तैयार करते हैं, वो कौन से होते हैं? आपके कैम। और कहा क्या जाता है इनको? क्रैस्युलिसिन एसिड मेटाबॉलिक प्लांट। अब इसमें एक तो आता है क्या?
कैक्टस। दूसरा, जिसका क्या ब्याह शादियों में क्या आप अच्छा प्रोटीन सिस्टम में सलाद खाते हो, ठीक है, और अगर उसकी छिलाई बढ़िया ना हो तो जीभ उखाड़ दें, ठीक है, तो क्या होता है, अनानास। वो यही है, इसी के अंदर आता है अनानास। और बताओ एक आधा, अगेव, याद रखना, अगेव। ये आपके पास सारे के सारे कैसे होते हैं, मरुद विधि पादप होते हैं, जो किस प्रोसेस में माने जाते हैं, किस मेटाबॉलिक में आते हैं, कैम में आते हैं। तो ये होते हैं आपके पास प्रकाश संश्लेषण के चलते जो अपना भोजन बनाने वाले पौधे हैं। अब बात आती है, ये प्रोसेस तो हुई हमारी पूरी। अब बात आती है कि प्रकाश संश्लेषण पर किन कारकों का प्रभाव होता है, कि प्रकाश संश्लेषण पर जो प्रभाव होता है वो किस किस का होता है। तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक बताओ एक दो, कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। फैक्टर विच अफेक्ट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, कि जो इसको अफेक्ट करेंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं, एक आधे का नाम दो। तीसरी क्लास से सीखते आए हो, तीसरी कक्षा में ये फैक्टर तुम्हें सिखाए जाते हैं, लेकिन हम उस टाइम में अज्ञानी थे, सीख नहीं पाए, रट्टे मारे। फिर चौथी में भी पढ़ाए जाते हैं, पांचवी में भी पढ़ाए जाते हैं, छठी में भी पढ़ाए जाते हैं, सातवीं में भी पढ़ाए जाते हैं, आठवीं में भी पढ़ाए जाते हैं, नौवीं में भी पढ़ाए जाते हैं, और 10वीं में भी पढ़ाए जाते हैं। तो तीसरी क्लास से लेके 10वीं क्लास तक हम इसके बारे में सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा फैक्टर आपके पास क्या है, प्रकाश। भाई क्रिया प्रकाश में हो रही है तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या हुआ, प्रकाश ही तो हुआ। जिसमें एक बेसिक क्वेश्चन उठता है कि पौधा कौन से सूर्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में से प्रकाश रंग पे या प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होता है। इन विच लाइट स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट प्लांट कैन बी फोटोसिंथेसाइज, कि कौन से रंग के प्रकाश में वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ, सिंपल क्वेश्चन है। और उसी वो हमारे लिए भी लागू होता है कि इन विच सनलाइट स्पेक्ट्रम वी कैन सीन बाय आवर नेकेड आइज, कि हम सूर्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो कौन से भाग में देख सकते हो, तुम बताओ, मतानावासी बीच में आके बैठा है, हाँ हाँ, फिर कर दो टोपी हजू, बता कौन से सूर्य के प्रकाश के भाग में देख सकते हैं। बाहर खेलने गया था, पेटी सिखाने, आज तेरा बाबा का नंबर देर जाई। एक दिन तो पूछा, बोले मारो टाबर पढ़ा है, कौन पढ़ा है, टाबर ही तो फिर गलियां में। अगला सोचा वो एग्जाम क्रैक करी, हूं डागो नहीं हो जमान ला रहा हमने गलियां है तो है। अच्छा काम रोज ही काम जाए तू तो ना ना के ला पकड़ा और चेक कर ले आतन। हाँ, तो प्रकाश का कौन सा स्पेक्ट्रम होता है, अच्छे से याद रखना, उसे कहते हैं हम श्वेत प्रकाश। अरे हम देखते कौन से प्रकाश में है, इसी में देखते हैं। सफेद प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम है उसी में ही पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण करेंगे। अब तुम कहोगे जी ये तो हमने देखा नहीं, होता तो यही है, इसमें रंग अलग होते हैं। फिर दृश्य पटल कह दो, दृश्य प्रकाश कह दो, इसी में ही प्रकाश संश्लेषण संभव है। अब वो रंग के ऊपर निर्भर करता है कि कौन से रंग में करता है। तो 3 रंग मुख्य होते हैं जो सबसे ज्यादा करता है। वो एक तो करता है नीले में, दूसरा करता है लाल में, और कम की बात आ जाए तो आपने प्रकाश याद रखना कौन सा, बैंगनी। सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण कौन से रंग के प्रकाश में होता है पौधे के द्वारा, तो ये सर्वाधिक इन 2 में होता है, याद कर लो। उसके बाद अगर पूछे सबसे कम प्रकाश संश्लेषण कौन से रंग के प्रकाश में होता है, तो होता है आपके पास बैंगनी। तो सबसे कम, यूं भी क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए किस रंग के प्रकाश के प्रति कम सक्रिय और ज्यादा सक्रिय होता है। तो
तो जो ज्यादा सक्रिय होता है वो नीले और लाल के लिए होता है, कम सक्रिय होता है वो किसके लिए होता है, बैंगनी। अब इसका खेल किससे जुड़ा होता है, वो पॉइंट आपने याद रखना है, तीव्रता। कि प्रकाश की जो तीव्रता है, तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण का क्या हाल होगा, ये बताओ। लिख दिया मैंने तो, अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम कैसे बताओगे कि प्रकाश संश्लेषण पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या असर होता है। ये क्वेश्चन आता है। इंटेंसिटी बढ़ने पर बढ़ जाता है, बढ़ने पर घट जाता है, बढ़ने पर कोई प्रभाव नहीं होता, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दे दिए एग्जामिनर ने, तो इसमें कौन सा कथन सही है। तो यानी जब इंटेंसिटी बढ़ती है तो प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, घटेगा, याद रखना है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, घटेगा। अब कहोगे जी ऐसे कैसे हो गया, ये टैग लिख रखा, क्योंकि लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण बहुत अच्छे से होता है। शर्करा का जो निर्माण होता है सबसे ज्यादा, यानी CO2 का बदलाव कार्बोहाइड्रेट में जब सबसे ज्यादा होता है तो कौन से रंग के प्रकाश में सबसे ज्यादा होता है, लाल। तो खाना सबसे ज्यादा किस में बना, लाल। अब कहोगे जी तीव्रता से क्या लेना देना है, तीव्रता से है। तीव्रता निर्भर करती है ऊर्जा पे, ऊर्जा ज्यादा तो तीव्रता ज्यादा। तो इन तीनों रंग में से ऊर्जा ज्यादा किसकी है, बैंगनी की। तो इसलिए उसमें प्रकाश संश्लेषण क्या हो रहा है, कम। तो यही तो लिखा है नीचे कि अगर तीव्रता बढ़ेगी तो प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, घटेगा, और तीव्रता घटेगी तो प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये रहा, बढ़ा दिया लाल में। ये खेल हुआ हमारे पास किसके ऊपर है, प्रकाश के ऊपर। नंबर 2, दूसरी कहानी आती है तापमान। अब ये आप लोग मुझे बताओगे कि तापमान का क्या असर होता है, और पौधे के लिए कौन सा तापमान उपयुक्त होता है, C4 और C3 प्लांट के लिए कौन सा तापमान उपयुक्त होता है, और मनुष्य के शरीर के लिए भी उपयुक्त ताप की परास क्या है। पहले तो हम पे आ जाते हैं। हाँ भी सिंगे, हमारे लिए कौन से ताप की परास उपयुक्त मानी जाती है कि ना तो ज्यादा हमारी कुल्फी जमे और ना ही हमें ज्यादा लू लगे। क्योंकि आता ना कि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो हमें हिदायत आ जाती है कि अब हीट वेव स्टार्ट हो चुकी है और अपने आप को बचा लो। ठीक है, ऐसी सर्दियों में कोल्ड वेव आती है, जब टेम्परेचर क्या चला जाता है 0 से नीचे, तब भी हिदायत यही होती है कि अपने आप को बचा लो कुल्फी जमने से। यही होता है। तो इसका मतलब रेंज क्या हुई हमारे लिए, जो हमारी बॉडी की है। हमारी बॉडी का मैक्सिमाइज टेम्परेचर कितना है, जो एक्यूरेसी इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ रहता है 37 रहता है ना। तो कहां से बर्फ कहां पे जमेगी, 0 पे। तो यानी 0 डिग्री सेल्सियस से लेके पौधे अच्छे से काम किस रेंज तक करेंगे, 37 डिग्री सेल्सियस तक। याद कर लो कि 0 से 37 तक अगर तापमान बढ़ता है तो प्रकाश संश्लेषण लगातार बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि इस तापरास में जो पौधे के एंजाइम होते हैं वो अच्छे से काम करते हैं। तो इस तापमान में एंजाइम अपना कार्य सुलभता से करते हैं, अपना कार्य अच्छे से करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर तापमान बिगड़ जाए तो काम खराब हो जाता है। जैसे हमारे बॉडी की बात करें, मान लो तुम्हें लू लग गई तो तुम्हारी आंत खराब हो जाएगी। आंत खराब क्यों होगी, क्योंकि एंजाइम उस तापमान को सहन नहीं कर सकते। इसीलिए आपके अमाशय की भी एंजाइम खराब हो जाएंगे, क्योंकि वो भी तापमान सहन नहीं कर पा रहे। तो वो सिर्फ कहाँ काम करते हैं अच्छे से, 0 से 37 के बीच में। और जैसे ही सर्दियाँ होती है 0 से नीचे आ जाए तो हमें क्या, कोल्ड फीवर हो जाता है। और अब 37 से ऊपर चला जाएगा तो हम किसकी चपेट में आएंगे, लू की चपेट में। तो ये एंजाइम का फैक्टर हमारे बॉडी में 37 तक ही काम करता है, 0 से 37 के बीच में। ये ताप क्या माना जाता है, उपयुक्त ताप। ये सभी जीवों के लिए लागू होता है, पौधे के लिए भी और मनुष्य के लिए भी। अब बात आती है कि तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए तो प्रकाश संश्लेषण दर क्या हो जाएगी, आपके पास घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, ये बताओ। अगर मान लो 37 से ज्यादा हो रहा है तो आपने पौधे देखे होंगे
जब लू दोपहर में अच्छी चलती है और तापमान 37 से ऊपर आप देखते हो 40, 42, 44, 45, तो पौधे क्या अपने कान नीचे कर लेते हैं, पौधे के पत्ते क्या होने लगते हैं, नीचे। पौधे यूं लगते हैं मुरझागे। मुरझाने का मतलब क्या है, उन पौधों ने पानी की कमी को बचाने के लिए अपने रंध्र क्या कर लिए, बंद कर लिए। और रंध्र अगर बंद हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री क्या हो गई, बंद। और कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर क्या नहीं हो पाएगी, प्रकाश संश्लेषण। तो यानी यही फैक्टर लगता है कि 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आपके रंध्र हैं वो क्या हो जाते हैं, बंद। तो रंध्र बंद हो जाएंगे जिससे CO2 का प्रवेश बाधित हो जाएगा। CO2 जो प्रवेश है वो क्या हो जाएगा, बाधित, और जिससे प्रकाश संश्लेषण क्या हो जाएगी आपकी, कम। तो ये रोल होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट लगते हैं सभी जगह। हम क्या धूड़ में लठ ना मारने के बजाय बस फैक्ट याद रख लें। ये खेल हमारी नंगी आंखों के सामने होता है टोटली, और ये हमें देखने को भी मिलता है। अब जैसे ये खेल हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, हमारे अपने आप पे और पौधे पे भी। और पौधे पे अब आप खुली आंखों से देखते हो, नंगी आंखों से देखते हो कि जैसे ही लू आती है पौधे मुरझाए से लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि वो अपने वाष्पोत्सर्जन को क्या करना चाहते हैं, कम करेंगे। तो क्या करेंगे, वो रंध्र ब्लॉक करेंगे। रंध्र ब्लॉक करेंगे तो CO2 क्या हो जाएगी, बाधित हो जाएगी, जिससे आपकी कौन सी प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, प्रकाश संश्लेषण। तो ये तो इफेक्ट किसका हुआ, तापमान का। उसके बाद बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या प्रभाव होता है, ये भी एक कारक है, क्योंकि इसके बगैर तो प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं सकता। तो अगर पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या प्रभाव है, तो इसकी अगर प्रतिशतता बढ़ जाए, याद रखना, इसकी अगर प्रतिशतता क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो प्रकाश संश्लेषण दर कम हो जाती है। कि जो प्रकाश संश्लेषण दर है वो क्या हो जाएगी, कम। कि अगर पर्यावरण में पौधा खड़ा है, पौधे के चारों ओर CO2 की मात्रा बढ़ रही है लगातार, तो उससे भी प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है, कम। माल उतना ही चाहिए जितना हम ले सकते हैं, ठीक है, भूख के हिसाब से चाहिए। अब बात आती है CO2 की। CO2 के बाद O2 की। ऑक्सीजन का क्या प्रभाव होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन की प्रतिशतता का प्रकाश संश्लेषण पर क्या प्रभाव है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। HSC में कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुका है इसका, कि अगर ऑक्सीजन की प्रतिशतता 19% तक है पौधे के चारों ओर, पौधे के चारों ओर बात करता है ये पर्यावरण की बात नहीं करता, कि जो पौधे के चारों ओर वायु है, उस वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी होनी चाहिए, 19। यहां तक है तो कोई प्रभाव नहीं है, यहां तक कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन इस प्रतिशतता से ज्यादा हो जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसे कहते क्या है, तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, यहीं से लिख लेना कि ऑक्सीजन की प्रतिशतता बढ़ने पर, ऑक्सीजन की प्रतिशतता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण दर कम हो जाती है। कौन सा प्रभाव कहलाती है, कि जो प्रकाश संश्लेषण दर है वो कम हो जाती है, तो कौन सा प्रभाव है, तो इसे हम कौन सा प्रभाव कहते हैं, कि विच इफेक्ट कोरिलेट विद राइज इन द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिक्लाइनिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस घट जाती है जब ऑक्सीजन की परसेंटेज बढ़ जाती है, तो इसे हम कौन सा प्रभाव कहते हैं, इसे बोलते हैं वॉरबर्ग इफेक्ट। याद रखना, इसे हम स्पेशली किस नाम से जानते हैं, वॉरबर्ग प्रभाव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ट्रिपल स्टार कर देना इसे। एक क्वेश्चन आता है अब C3 का, एक क्वेश्चन आता है C4 का, एक क्वेश्चन बनता है कैम का। ये 3 तो पक्के याद रखने हैं। C4, C3 और कैम में हमेशा याद रखना जो क्वेश्चन आता है वो पौधे का आता है, कि कौन सा पौधा आपके पास बाकी पौधों से विपरीत चलते हैं, तो वो कैम वाले चलते हैं, ठीक है। और एक याद रखने हैं, C3 कौन सा पौधा है,
या C4 कौन सा पौधा है। और एक आता है इनका, ऑक्सीजन के कारण जो प्रकाश संश्लेषण पर प्रभाव पैदा होता है उस प्रभाव को किस नाम से जाना जाता है, उस प्रभाव को कहते हैं वॉरबर्ग इफेक्ट। ये पॉइंट इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लो आज के लिए इतना ही।